हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडुग्रो प्लेटफॉर्म। माय नेम इज सौरभ कुंडू और आज के वीडियो हम इलेक्ट्रोस्टैट के एक पार्ट को अच्छे से ख़त्म करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है, इसको मैं अगर अच्छे से कराने जाऊंगा तो मिनिमम 10 से 12 लेक्चर लगेगा, जो अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है एक क्रैश कोर्स के अंदर करवाना। तो मैं कोशिश करूंगा इस पूरे चैप्टर को 2 से 3 लेक्चर के अंदर निपटाने का। ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट इसके जो सब टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, उन्हीं पे हम अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। जैसे पहले तुम्हारा आ गया फोर्स, देन फील्ड, देन पोटेंशियल, फिर डाइपोल आ गया, फिर तुम्हारा कंडक्टर्स का कंसेप्ट आ गया। इन्हीं पे बेस करके ये सारा चैप्टर जो है रिवॉल्व करता रहता है। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, गॉस लॉ, इनके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने वाले हैं। पेन पेपर ले लो एंड लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम कूलम्स लॉ से। मुझे पता है तुम लोगों को ये पता होगा, बट रिवीजन के लिए एक बात देख लो। तो कूलम्स लॉ हमें क्या बोलता है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हुए Q1 और Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस अगर R हुआ, तो इन पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R² इंटू K कैप। और ये K कैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन को दर्शाता है। और ये चीज़ भी तुम में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 होता है। 1 की वजह से 2 पे लगने वाला फोर्स ऑपोजिट होता है 2 की वजह से 1 के ऊपर लगने वाले फोर्स के, क्योंकि ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि Q1 और Q2 मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ तभी वैलिड है जब Q1 और Q2 दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। अब इस चीज़ का मैं अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ, कूलम्स लॉ का मैं अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ, तो क्या मैं इस फॉर्म में इस चीज़ को लिख सकता हूँ? ज़रूर लिख सकता हूँ। देखो, मैं R कैप को क्या R वेक्टर डिवाइड बाई मॉड R लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ये मॉड R वेक्टर है और मैं इस चीज़ को मॉड R वेक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मॉड R क्यूब कर सकता हूँ। इस चीज़ को बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये हमारा आ गया कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन मैं भी तुम्हें दिखाने वाला हूँ। सो वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो पॉज करके ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन देखना। तो हमें क्या बोला है कि हमारे पास 2 चार्जेस है, एक 2 कूलम का और एक चार्ज है 4 कूलम का, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस है, जिनका कोऑर्डिनेट हमें दे दिया है। और हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे वेक्टर फॉर्म की मदद से। तो एक चीज़ देखो, मैं इस O पॉइंट को ऑरिजिन मान लेता हूँ क्या क्वेश्चन में दिया है। तो क्या मैं OA वेक्टर यहाँ से लिख सकता हूँ? ज़रूर से लिख सकता हूँ। और क्या मैं OB वेक्टर यहाँ से लिख सकता हूँ? तो मैं लिख लेता हूँ। OA वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ कितना आ जाएगा, 1I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। सिमिलरली OB वेक्टर मेरा आ जाएगा कितना, 4I कैप प्लस 1J कैप प्लस 7K कैप। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। मतलब A पे मुझे फोर्स निकालना है ड्यू टू B। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, मतलब इसका डायरेक्शन कहीं इस तरफ आएगा। ठीक, इसी तरफ फोर्स लगाएगा क्योंकि रिपेल कर रहा है। तो मुझे कौन सा वेक्टर चाहिए रहेगा, BA वेक्टर। तो क्या मैं यहाँ से BA वेक्टर निकाल सकता हूँ? आराम से निकाल लूँगा। कितना आ जाएगा, 3I कैप माइनस J कैप प्लस 4K कैप। सही है, मुझे BA वेक्टर भी मिल गया। अब क्या मैं मॉड ऑफ BA वेक्टर निकाल लूँगा, यहाँ से आराम से निकाल लूँगा। कितना आ जाएगा, ये 16 1 और 10 26 √26। BA वेक्टर का मॉड भी मुझे मिल गया √26, और मुझे BA वेक्टर भी पता है। तो क्या मैं F, मुझे क्या निकालने बोला है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FAB को लिख सकता हूँ कि Q1 मेरा कितना है 2, Q2 मेरा कितना है 4, डिवाइड बाय मॉड R क्यूब। अब मैं इस मॉड R को कितना लिखूंगा, BA वेक्टर। यहाँ पे मेरा R वेक्टर कितना है, BA वेक्टर इनटू R वेक्टर। तो क्या मैं यहाँ से सिंपली R वेक्टर को BA वेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ? तो मेरा फोर्स कितना आ जाएगा, FAB, फोर्स ऑन A ड्यू टू B मेरा आ जाएगा K इंटू 8 डिवाइड बाई मॉड R कितना है 26, इसका होल क्यूब √26 इसका होल क्यूब इंटू R वेक्टर मेरा कितना है 3I कैप माइनस J कैप प्लस 4K कैप। ये मेरा आंसर आ गया। इतना आसानी से तुम इस चीज़ को निकाल सकते हो वेक्टर फॉर्म की मदद से। हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, नहीं बना तो सोल्यूशन देखना। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमें क्या बोला है कि यहाँ पे थ्रेड की मदद से 2 बॉब को लटका रखा है। ठीक है, थ्रेड का लेंथ हमें दे रखा है L और बॉब में इनिशियली कुछ
क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज था। ओके, और इन दो बॉब के बीच का डिस्टेंस हमें इनिशियल x दे रखा है। अब क्या बोला, चार्ज इज लीकिंग एट अ रेट ऑफ अल्फा, ठीक है, और पूछा क्या, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x। ओके, तो इसके कहने का मतलब है कि इस बॉब में जो चार्ज था वो फॉर सम रीज़न लीक कर रहा है, वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है, किस रेट पे, अल्फ़ा से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फ़ा। इसके कहने का मतलब तो ये है कि टाइम के साथ साथ जो चार्ज है वो डिक्रीज़ कर रहा है, किस रेट से, अल्फ़ा से। तो मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फ़ा। और मेरा जानना जो चाहता है मुझसे ये, वो है डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू वो मुझसे पूछ रहा है। सो मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली वर्टिकल के साथ इसका एंगल कुछ थीटा रहा होगा, ठीक है, ये एंगल कुछ थीटा रहा होगा। ये डिस्टेंस मेरा पूरा x है। अब ये तो पूरा सिमेट्रिकल है, इधर वाला और इधर वाला, तो अगर ये पूरा डिस्टेंस मेरा x है तो मैं इस डिस्टेंस को x/2 बोल दूँ, इस डिस्टेंस को मैं x/2 बोल देता हूँ। अब मैं इस ट्राइंगल से अगर tan थीटा को लिखना चाहूँ, tan थीटा मेरा कितना आ जाएगा, x/2 डिवाइड बाई l स्क्वायर माइनस x/2 स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आती है, ठीक है। अब एक चीज़ जो तुम लोगों को शायद पता होगा कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो इन सब केसेस के लिए कितना होता है, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी होता है। अगर नहीं पता तो जान लो। कैसे आता है, सिंपल है यार, इस पे टेंशन टी है तो इधर का कंपोनेंट कितना हो गया, टी कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट टी साइन थीटा। इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा mg और इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। किसी इंस्टेंट पे तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो उस इंस्टेंट पे अगर डिस्टेंस x है तो फोर्स कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब सिंपल फोर्स बैलेंस कर लो, डिवाइड कर दो, टी कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। अब एक स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे और दे रखा है कि x का जो वैल्यू है वो वेरी 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 लेस देन l है। तो मैं इस जगह से x को नेग्लेक्ट कर दूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ऊपर से बाई 2 हो रहा है तो और भी वैल्यू डिक्रीज हो जा रहा है। तो यहाँ से मैं अगर x को निगलेक्ट करके लिखूँगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ से x/2l इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एम जी। सो यहाँ से मेरा आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है, एम जी डिवाइड बाई 2l और के आ गया इंटू एक्स क्यूब। ये मेरा एक बढ़िया सा रिलेशन बना, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू पता है और मुझे डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू चाहिए, तो मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ मुझे क्या मिलता है, 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू, मैं इस चीज़ को कुछ कांस्टेंट बीटा बोल देता हूँ, ठीक है, मैं इसको कुछ कांस्टेंट बीटा बोल देता हूँ, बीटा इंटू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्या मुझे यहाँ से डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 2q डिवाइड बाई 3x स्क्वायर बीटा इंटू डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू हमें कितना पता है, अल्फ़ा, तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा पुट कर दूंगा। अब तुम मुझे बोलोगे कि भैया हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से लाएं, तो भाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ना। यहाँ से हम आराम से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या नहीं लिख सकते, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा टू द पावर 1/3, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई बीटा टू द पावर 2/3। इसको हम आराम से पुट कर लेंगे और हमारा आंसर जो है मिल जाएगा। यूरोडोप का क्वेश्चन था बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, मुश्किल इसमें कुछ नहीं था, सिंपल तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना है और बेसिक कंसेप्ट्स को अप्लाई करना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, WBJE जेई मेंस बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, तो खुद से इसको ट्राई करने का कोशिश करो, नहीं बना तो सोल्यूशन देखना। तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, पिछले वाले की तरह ही यहाँ पे भी मुझे 2 थ्रेड्स से बॉब लटका रखे हैं, दोनों में ही चार्ज Q है और ये वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को ले जाके वाटर में डुबो दिया। जैसे मैंने डुबोया, मेरा एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि थीटा सेम रहेगा।
भाई थीटा चेंज नहीं होना चाहिए, थीटा सेम रहेगा, बाकी कुछ भी हो जाए। और मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि EW मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर मुझे बताओ। ठीक है, तो मैं अगर इसको केस 1 बोलूँ और इसको थोड़ा सा स्टडी करूँ तो यार मुझे यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, जैसे मैंने पिछले बारी में किया टेंशन T लग रहा है, तो ऊपर की तरफ T cos थीटा का कंपोनेंट आएगा, इधर की तरफ T sin थीटा आएगा, नीचे वाला mg का कंपोनेंट होगा, और इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, तो मैं उसको F बोल देता हूँ। ठीक है, F बोल देता हूँ। अब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, ठीक है, तो मैं T cos थीटा को mg लिख सकता हूँ, ऑल राइट, और T sin थीटा को मैं F लिख सकता हूँ। जैसे मैं डिवाइड करता हूँ मेरा tan थीटा का वैल्यू आ गया F बाई mg, ये मुझे मिला केस 1 से। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं चलता हूँ केस 2 में, जब मैंने इसको वाटर में डुबो दिया। अब केस 2 में जाने से पहले एक चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि F मीडियम इक्वल्स टू होता है F एयर डिवाइड बाई एप्सिलॉन R। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। इसका प्रूफ बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, तुम बुक से देख लेना। कोई भी मीडियम के अंदर फोर्स जो होता है वो होता है F एयर, मतलब एयर में फोर्स डिवाइड बाय उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इतना समझ में आता है? ओके। अब मैं ये जो सेम काम मैंने केस 1 में किया वही काम मैं अगर यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, मेरा टेंशन तो सेम है, स्ट्रिंग में टेंशन तो सेम ही है, और क्या क्या चेंज हुआ, ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स लगने लगा। क्या ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स भी लगेगा ना, क्योंकि मैंने इसको वाटर में डुबोया है। और क्या क्या चेंज हुआ, और इसमें जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से इसमें जो फोर्स लगेगा वो चेंज हो गया। अब ये फोर्स कितना हुआ, F जो मेरा पहले का फोर्स था डिवाइड बाई एप्सिलॉन R। अब मैं अगर इसका FBD बनाऊँ तो मेरा इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, T sin थीटा, नीचे मेरा mg का कंपोनेंट और बॉयंट फोर्स प्लस T cos थीटा। ठीक है, अब मैं अगर इस पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाऊँ तो मेरा कितना आ जाएगा, बॉयंट फोर्स प्लस T cos थीटा इक्वल्स टू mg और E डिवाइड बाई एप्सिलॉन R इक्वल्स टू साइन थीटा। अब मैं बॉयंट फोर्स को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, मैं T cos थीटा को लिख सकता हूँ mg माइनस बॉयंट फोर्स, और अब मैं इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर डिवाइड कर दूं तो यहाँ से मुझे tan थीटा का क्या वैल्यू मिलेगा, E डिवाइड बाई एप्सिलॉन R इंटू mg माइनस बी। अब इसको और इसको कंपेयर करके क्या तुम एप्सिलॉन R का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, दोनों को इक्वेट कर देना, तुम्हारा एप्सिलॉन R का वैल्यू मिल जाएगा। और बॉयंट फोर्स के लिए तुम्हारा वहाँ पे बॉयंट फोर्स का वैल्यू क्या होता है, B इक्वल्स टू होता है रो Vg, रो वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ जिस इस बॉब का वॉल्यूम जो इमर्स्ड है इसके अंदर इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बस ख़त्म है, ये डाल देना वह क्वेश्चन में, तुम्हें वहाँ पे ये रो ऑफ वाटर, वॉल्यूम, ये सारा चीज़ दिया रहेगा, ये डाल देना, बॉयंट फोर्स का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। और जैसे तुम डालोगे बस वहाँ से एप्सिलॉन R का वैल्यू भी तुम्हें मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो सवाल है ये थोड़ा सा ग्राफ बेस्ड सवाल है। ठीक है, हमें क्या बोला कि एक्स एक्सिस के अलोंग दो हमारे पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, +q और -8q। अब हमें वाई एक्सिस के अलोंग इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे प्लॉट करना है। हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, हम एक यूनिट चार्ज का पॉइंट ले लेते हैं और उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करवाएंगे, और इन दो चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग डिनोट करेंगे। अब ये ग्राफ तुम्हें प्लॉट कर रहा है, वीडियो को पॉज करके खुद से ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करो, नहीं बना तो सॉल्यूशन देखना। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें मेनली 3 रीजन में सोचना पड़ता है। कौन कौन सा 3 रीजन? एक रीजन हमारा हो गया इन दो चार्ज के बीच वाला रीजन, इन दो चार्ज के बीच वाला रीजन, ये वाला। एक हुआ इस चार्ज के इधर वाला और एक हुआ इधर वाला। अब हम पहले इस बीच वाले रीजन के बारे में सोचते हैं। पहला जो चीज़ हमें देखना पड़ेगा, क्या इस बीच वाले रीजन में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का प्रोबेबिलिटी है क्या? तो देखो, इसके बीच में अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस पे भी ये इधर की तरफ ही फोर्स लगाएगा। मतलब ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको खींच रहा है। कभी भी क्या फोर्स 0 होगा?
नहीं होगा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि इस बीच में, इस ड्यूरेशन में कभी भी फोर्स ज़ीरो नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के चांसेस नहीं हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होता है वो कुछ इस तरीके का होगा। अगर मैं कोई भी चार्ज के बहुत पास चला जाऊं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि आर को मैं अगर ज़ीरो कर दूं, टेंस टू ज़ीरो कर दूं, तो मेरा फोर्स तो यार मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर को टेंस टू ज़ीरो कर दूं तो मेरा F टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, अब एक चीज़ ध्यान करने वाली बात ये है कि मेरा ये जो ग्राफ बनेगा ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं बनेगा। इस चीज़ को तुम याद रखना अभी के लिए कि जो तुम्हारा ग्राफ बनता है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं बनता अगर तुम्हारे ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके मैग्नीट्यूड अगर अलग हो। तो ये जो मिनिमा का पॉइंट आया ना, तुम अगर ध्यान से देखो, ये जो मिनिमा का पॉइंट आया ये हमेशा जो लेस मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होता है उसके पास होता है। इस चीज़ को तुम याद रख लेना। इसको तुम मैथमेटिकली आराम से डिराइव कर सकते हो, पूरा इक्वेशन निकाल के तुम इसका मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हो, बट मैं तुम्हें उस प्रोसेस में ले जाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड कम, ये मिनिमा उसके पास होगा। नेक्स्ट, अगर हम इस रीजन में सोचे तो हमें पहले क्या देखना है कि इस रीजन में क्या किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकता है। तो मेरे पास अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इधर की तरफ धक्का देगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इधर की तरफ खींचेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, तुमको ये लग रहा होगा कि ये इधर की तरफ खींचेगा, इसको धक्का देगा, तो मतलब इस पॉइंट पे कभी ना कभी तो फील्ड ज़ीरो हो सकता है, बट मैं तुमको बोलूँगा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? पहली बात, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड इससे 8 गुना ज़्यादा है। उसके ऊपर इस पे जो डिस्टेंस बनेगा, इससे जो डिस्टेंस इसका है और इससे जो डिस्टेंस इसका है, इसका डिस्टेंस कम है ना। पहली बात तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा, डिस्टेंस कम, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड और फोर्स रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ज़्यादा मतलब फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस कम मतलब भी फोर्स ज़्यादा, मतलब हमेशा ये 8Q वाला जो चार्ज है वो डोमिनेट करेगा किसके ऊपर? ये प्लस Q वाले चार्ज के ऊपर, मतलब इधर फोर्स कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब हमें डायरेक्शन देखना है। इस पॉइंट पे तो डायरेक्शन हमेशा इधर की तरफ आ रहा था, हमने इसको पॉजिटिव माना तो ऊपर की तरफ ग्राफ बना। अब इस पॉइंट पे हमेशा -8Q वाला चार्ज डोमिनेट करेगा, तो फोर्स हमेशा किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ, खींच रहा होगा ना इधर की तरफ, तो मतलब हमारा जो फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये बात समझ में आती है? वही सेम चीज़ है, जब हम कोई भी चार्ज के बहुत पास जाते हैं तो फील्ड इनफाइनाइट को टेंड करता है। अब ये नेगेटिव इनफाइनाइट को टेंड करेगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और तुम्हारा फील्ड इधर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे -8Q वाला चार्ज डोमिनेट कर रहा है और तुम्हारा यहाँ पे जो फोर्स है वो फाइनली रिजल्टेंट इधर की तरफ आ रहा है और इधर की तरफ के डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। अब अगर हम इस वाले रीजन की बात करें फाइनली, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं पहले क्या ज़ीरो हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी हम चेक करते हैं। ओके, तो चेक करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लिया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसको धक्का देगा इधर की तरफ। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब ये इसको खींचेगा, तो क्या ये ज़ीरो होने का चांसेस हैं? मैं बोलूँगा हाँ, यहाँ पे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि यार इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। मुझे अब ये मैथमेटिकली चेक करना पड़ेगा कि ज़ीरो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा x डिस्टेंस की दूरी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो मैं अगर ज़ीरो करूं तो मेरा दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, तो प्लस Q के लिए मेरा कितना फोर्स आएगा? KQ इंटू, मैं इसको 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज मानता हूँ, KQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा K इंटू 8Q डिवाइड बाई, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को A मान लूँ तो x प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको -8Q क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा डायरेक्शन कंसीडर कर लिया है, अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ खेल रहा हूँ और ये सारे तुम्हारे क्वेश्चन में प्रोसेस होना चाहिए।
कभी भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को कंबाइन मत करना। पहले डायरेक्शन चेक कर लेना, इक्विलिब्रियम सारा चीज़ देख लेना, उसके बाद मैग्नीट्यूड के साथ खेलना। अब मुझे चेक करना है क्या इस इक्वेशन का कोई रियल रूट है। अगर रियल रूट है तो इस पॉइंट पे 0 होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं। अब ये इक्वेशन आ गया तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। के क्यू कैंसिल हो गया। इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं तो 8x² इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा, x² प्लस 2ax प्लस a²। अब मैं इस पूरे इक्वेशन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ तो 7x² माइनस 2ax माइनस a² इक्वल्स टू 0 आ गया। अब क्या ये एक क्वाड्रेटिक है? अगर इसका रूट रियल है तो मेरा x पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अगर नहीं है तो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ। चेक करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, b² माइनस 4ac। अगर मैं b² माइनस 4ac करता हूँ तो क्या होता है, 4a² माइनस 4 इंटू a कितना है 7 इंटू c कितना है माइनस a², जो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो क्या इससे ये कंफर्म हो गया कि एक पॉइंट ऐसा ज़रूर है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। अब इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होना कि भैया आप तो यहाँ पे एक पॉइंट पे बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक का तो 2 वैल्यू निकलेगा। हाँ, 2 वैल्यू निकलेगा, बट एक तुम उसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुमने ऑलरेडी मान रखा है कि x हमारा q के लेफ्ट साइड में है। एक जो तुम्हारा और x का वैल्यू निकलेगा वो q के राइट साइड में होगा, समझ रहे हो। बट तुमने ऑलरेडी देख रखा है कि राइट साइड में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस डायरेक्शन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, इसलिए तुम्हें उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और लेफ्ट साइड वाले वैल्यू को ही लेना पड़ेगा। इसलिए एक पॉइंट हमें ऐसा मिला इस रीजन पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट से पहले इस रीजन में कौन सा चार्ज डोमिनेट कर रहा था। देखो, क्योंकि अगर हम बहुत पास जाए, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट को टेंड करता है, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसको धक्का दे रहा है, मतलब इधर की तरफ फोर्स है और इधर की तरफ को हमने क्या, नेगेटिव मान रखा है। तो यहाँ पे नेगेटिव इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये घटता गया, इस पॉइंट पे 0 हुआ, और अब ये -8q वाला चार्ज जो है इसको डोमिनेट करने लगेगा। और जैसे ही 8q वाला चार्ज डोमिनेट किया, ये तो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगा, और इधर की तरफ फोर्स लगने से क्या हुआ, हमारा जो साइन कन्वेंशन है इधर की तरफ हमने पॉजिटिव लिया है, तो ऐसा कुछ तुम्हारा ग्राफ आएगा। ये जो मैक्सिमम का पॉइंट है ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तुम कर सकते हो, मैक्सिमम इन चैप्टर तुमने पढ़ रखा है मैथ्स में, तुम आराम से उन चीज़ों को निकाल सकते हो, बट हम उनको निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ना ये कंसेप्ट अगर तुम समझ गए, तुम्हें कभी भी एग्जाम में ग्राफ बनाने को नहीं बोलेगा। तुम्हें ये ग्राफ दिया होगा और तुम्हें बोलेगा कि कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। जैसे ही मुझे अगर क्वेश्चन बनाने बोला तो मैं तो ऐसे बनाऊंगा कि यार मैंने तुम्हें इस तरह का एक ग्राफ दे दिया, ऐसा एक ग्राफ दे दिया, और यहाँ पे तुम्हें बोल दिया ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और तुम्हें अलग अलग ऑप्शन दे दिया कि कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, कौन से चार्ज का नेचर कैसा है, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऐसे ऐसे ऑप्शन करके दे दिया। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा वो, ज़्यादा मैथमेटिक्स में मत जाओ। ठीक है, तुम कंसेप्ट को समझो ताकि तुम उन जैसे क्वेश्चंस को टैकल कर सको। तो चलो अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो यार मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बता के बोर नहीं करने वाला कि यार पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ डिवाइड बाय R²। हम फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मानते हैं, उसके ऊपर फोर्स निकालते हैं, उसको हम फील्ड बोलते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे को पता है, ये सारी चीज़ें बोल के मैं तुम्हें बोर नहीं करने वाला। मैं तुम्हें जो चीज़ बता के बोर करने वाला हूँ वो है सारे सिस्टम का, जितना भी तुम्हारा एक्सटेंडेड मास सिस्टम है उन सब का फील्ड तुम्हें बताऊंगा, जो तुम्हें याद रखना है। मैंने एक पूरा चार्ट बना रखा है, वो तुम्हें याद रखना है, और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जहाँ पे तुम फंसोगे वो सारी चीज़ें तुम्हें बता रखी हैं। तो पहला जो हमारा आता है वो है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का, और यहाँ पे तुम्हारा जो चार्ज डेंसिटी है वो हमारा दिया है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा हमारा चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ से d डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो यहाँ पे मैं कभी भी नेट फील्ड में डील नहीं करूँगा। ठीक है, एफ नेट कहीं इधर आएगा, नेट फील्ड में मैं डील नहीं करूँगा, हमेशा मैं इसको कंपोनेंट्स को याद रखूँगा, Fx और Fy को। Fx कितना होता है, k लैम्डा बाई डी इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। वाई डायरेक्शन में फील्ड कितना होता है, k लैम्डा बाई डी कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। इस चीज़ को तुम्हें याद रखना है। सिंपली यार x बोले तो साइन, y बोले तो कॉस,
सिर्फ यहाँ पे साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ये चीज़ हर कोई याद रखता है, बट फिर भी क्वेश्चन में जाके फंस जाता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ना याद रखने की वजह से। जैसे कि यहाँ पे जो डी दिया हुआ है, ये जो डी है हमारा, ये डी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किससे? इस लाइन चार्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान से याद रखना। दूसरी चीज़, अल्फ़ा एंड बीटा आर मेजर्ड फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन। अल्फ़ा और बीटा ये जो एंगल है, ये हम कहाँ से मेज़र करते हैं? ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, ये इसका टॉप पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया, यहाँ से हम मेज़र करते हैं अल्फ़ा और यहाँ से ही हम मेज़र करते हैं बीटा। इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी बात, अल्फ़ा और बीटा का साइन कन्वेंशन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे जैसे देखो, अल्फ़ा मेरा इधर मेजर्ड है, बीटा इधर मेजर्ड है, मतलब दोनों ही मेरा पॉजिटिव होगा। बट अगर वन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इज़ नेगेटिव व्हेन मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन, अगर अल्फ़ा और बीटा मेरा सेम डायरेक्शन में मेजर्ड है तो अल्फ़ा और बीटा में से किसी को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। इन 4 पॉइंट्स को याद रखे बिना अगर तुम सिर्फ इन फॉर्मूला को रटोगे तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। इस फॉर्मूला को रटते वक्त तुम्हें इन 4 चीज़ों को भी याद रखना है, तभी तुम एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर पाओगे चीज़ों को। जैसे मैं अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में बताऊं, तुम मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में तुम्हें मैंने पूछा कि डी पॉइंट में फील्ड कितना होगा, मैंने तुमसे पूछा, ठीक है, कितना बताओगे तुम? एग्जामिनेशन हॉल में ये लोग तुम्हें डी दे रखेंगे, कहाँ कहाँ गलतियाँ करोगे तुम देखते रहो। पहली बात तुम क्या करोगे कि यहाँ पे तुम ई एक्स और ई वाई निकालने जाओगे। ई एक्स क्या लिखते हैं? के लैम्डा बाई डी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ये लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो डी है, इस डी को तुम पुट कर दोगे, इस डी, ये डी तुम डायरेक्ट पुट कर दोगे, जो कि बहुत गलत है। मैंने क्या बोला? डी क्या है? ये डी है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं है। ये डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला। अब हमें इस ट्रायंगल की मदद से ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये हमारा डी परपेंडिकुलर, और डी परपेंडिकुलर बाई डी इक्वल्स टू हमारा कितना है? cos 30 डिग्री। तो हमारा डी परपेंडिकुलर आ जाएगा d इंटू √3/2। तो यहाँ पे d की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा? पहले मैं अगर ई एक्स लिखूँ तो d की जगह हमें पुट करना पड़ेगा d√3/2। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? अब बारी आती है अल्फ़ा बीटा की। तो मैंने क्या बोला? अल्फ़ा बीटा हम कहाँ से मेज़र करते हैं? परपेंडिकुलर लाइन से, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन से हम अल्फ़ा बीटा मेज़र करते हैं। तो ये हमारा चार्ज था, ये लाइन चार्ज था हमारा, ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा था एक पॉइंट। इस पॉइंट पे हमारा पॉइंट था, इस पॉइंट पे ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन आ गया। अब हम यहाँ से मेज़र करेंगे। यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन किया, ये वाला एंगल हमारा कितना है? 30 डिग्री। मतलब हमारा एक एंगल अल्फ़ा इक्वल्स टू 30 डिग्री है। दूसरा एंगल हमारा कितना है? दूसरा एंगल हमारा है 90 डिग्री, क्योंकि ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। दूसरा एंगल हमारा 90 डिग्री, तो बीटा हमारा आ गया 90 डिग्री। अगर तो ये तुम लिखते हो तो तुम गलत हो। मैंने अभी क्या बोला? अगर अल्फ़ा और बीटा सेम डायरेक्शन में मेजर्ड हैं तो मुझे किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है? ये देखो, सेम डायरेक्शन में मेजर्ड है, अल्फ़ा भी इधर मेजर किया, बीटा भी इधर मेजर किया, तो मुझे इनमें से किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। मुझे अल्फ़ा इक्वल्स टू 30 डिग्री और बीटा इक्वल्स टू -90 डिग्री लेना पड़ेगा। इस कन्वेंशन के साथ मुझे बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी और मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इन छोटी छोटी जगह पे तुम गलतियाँ करोगे अगर तुम इन पॉइंट्स को जो मैंने बताई उनको याद नहीं रखते हो तो। अब हम बात कर लेते हैं आर्क की, ठीक है। क्या चीज़? आर्क। एक आर्क हमारे पास दिया है जो इस सेंटर पे, अपने सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो है 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाई 2। इसको याद रखना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा इसको याद रखने का कोशिश करना। एक चार्ट पे लिख लेना, तुम्हें आसानी होगी, याद ज़रूर से रखना इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे जो ई है वो ई नेट है, और ई नेट का डायरेक्शन हमारा इधर आता है, ठीक है। इसको हम आराम से इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे थीटा डिस्टेंस पे जाके अगर डी थीटा वेक्टर का एक एलिमेंट ले और उसको इंटीग्रेट करे, इसका फील्ड किसी इस तरफ आएगा और y वाला कंपोनेंट जो है कैंसिल हो जाता है, x वाला बचता है,
तो cos थीटा वाले कंपोनेंट को हम इंटीग्रेट करके आराम से ये चीज़ें निकाल सकते हैं। अब हमसे पूछा एक फुल आर्क दे दिया, ठीक है, एक फुल आर्क ऐसा इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क। अब इसके लिए हमें जो है फील्ड निकालना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम फील्ड निकालना चाहे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा कितना है, पाई, तो साइन पाई बाई 2 आ गया। तो यहाँ पे ई और साइन पाई बाई 2 हमारा 1 होता है, तो ई आ गया हमारा 2k लैम्डा बाई आर। ऐसे करके तुम चीज़ों को निकाल सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है रिंग का। इसको भी तुम इंटीग्रेट करके बड़े आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। रिंग के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो है KQX बाई ZQ। यहाँ पे Z क्या है, Z है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। यहाँ पे X डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट है, इसका रेडियस R है, तो हमारा Z है √R² प्लस x²। इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूस बन रहा है, तो इसकी मदद से तुम आराम से देख सकते हो। अब यहाँ पे इस रिंग के बेस्ड जो पॉपुलर एक क्वेश्चन आता है कि मैंने क्या किया, एक रिंग है मेरे पास, वहाँ पे मैंने Q चार्ज दिया उस रिंग को, और उससे X डिस्टेंस पे मेरे पास एक नेगेटिव Q चार्ज था जिसको मैंने जस्ट छोड़ दिया। अब मुझे देखना है क्या होता है। तो पहली बात, जब मैं इस Q चार्ज को छोड़ूंगा, ये पॉजिटिव है, ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, कितनी फोर्स से खींचेगा मुझे फोर्स पता है। पहली बात तो मुझे फील्ड पता है, फील्ड कितना होता है, E = KQX डिवाइड बाई ZQ, ये मुझे पता है। ओके, अब अगर मैं इस E को फोर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या -Q से मल्टीप्लाई तो करना है, KQX डिवाइड बाई ZQ, और मैंने डायरेक्शन कंसिडर कर रखा है तो मैं इसको Q से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये इसको अपनी तरफ खींचा, जब ये सेंटर पे आया तो क्या x का वैल्यू 0, मतलब फोर्स तब 0 हो गया। बट जब ये सेंटर पे आया, क्या इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गया, मतलब ये फिर से इधर को भागेगा और एक पॉइंट पे फिर से जाके रुकेगा और फिर से इधर आएगा। तो ये क्या तुम्हें कुछ सिमिलर टाइप का लग रहा है, SHM टाइप का लग रहा है क्या? नहीं, SHM नहीं है, ये एक ऑक्सीलेशन है। क्या है? ऑसिलेशन है, इसको हम SHM नहीं बोल सकते। SHM होने का क्या कंडीशन है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है। बट यहाँ पे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने माइनस साइन नहीं दिया क्योंकि मैंने डायरेक्शन कंसिडर कर रखा था। और यहाँ पे जो z है वो भी तो x का फंक्शन है ना, x² प्लस r² है। तो ये कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है ये, तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। बट अगर मैं तुम्हें यहाँ पे छोटा सा कंडीशन लगा दूं कि ये जो x है ये बहुत 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 छोटा है r के कंपैरिजन में, तो क्या मैं इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल से नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तब मेरा फोर्स आ जाएगा -KQ² डिवाइड बाई r² इंटू x। तब मैं बोल सकता हूँ एफ मेरा प्रोपोर्शनल टू है -x के, और मैं इस चीज़ को एक SHM बोल सकता हूँ और टाइम पीरियड वगैरह निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट, अगर हम एक प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे हम x दूरी पे या फिर r दूरी पे छोटे छोटे रिंग कंसीडर करेंगे dr विड्थ के, और रिंग के लिए हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उनको बड़े आराम से हम इंटीग्रेट करके आराम से निकाल सकते हैं। वो करने पे जो तुम्हारा फॉर्मूला आता है वो है ये वाला फॉर्मूला, F = सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इंटू 1 - x बाई √x² प्लस r²। x क्या है? पॉइंट का डिस्टेंस डिस्क से, और r क्या है? तुम्हारा रेडियस। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखो, अगर x बहुत छोटा हो गया r से, मतलब लोग बोलते हैं कि अगर r इनफाइनाइट हो गया, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद नहीं आती क्योंकि यार वो इररिलेवेंट हो जाता है r इनफाइनाइट। बट ये हो सकता है x अगर बहुत छोटा हो गया r से। हम कोई भी प्लेन को इनफाइनाइट कब बोलते हैं? जैसे ये मेरा एक प्लेन है, मैं उसको इनफाइनाइट बोल सकता हूँ। कब बोल सकता हूँ? जब मैं इसको बहुत पास से आके देखूंगा, बहुत पास से अगर मैं इसको आके देखूंगा तब मेरे रेस्पेक्ट में ये प्लेन इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी तरीके से मैं अगर इसको डिस्क को बहुत पास से आके देखूं तो मेरे लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो रेडियस है वो तो इनफाइनाइट हो गया, मतलब वो एक इनफाइनाइट प्लेन जैसा बिहेव करेगा। और उसी इनफाइनाइट प्लेन के लिए हमारा जो फील्ड आता है वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो तुम r को यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दो तो ये टर्म हमारा 0 हो गया, तो ये आ गया हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
नेक्स्ट जो चीज़ तुम्हें याद रखनी है वो है फील्ड फॉर स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर। अब ये मैं थोड़ा सा ग्रेविटेशन के साथ रिलेट करना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ें ग्रेविटेशन में मेनली बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं। तो अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि अगर मुझे क्या करना है, मुझे फील्ड लिखना है किसी भी पॉइंट x पे। अब वो x वाला पॉइंट स्फीयर के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर वो x पॉइंट स्फीयर के अंदर हुआ तो स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बात समझ में आई। अगर x बाहर हुआ तो हम इस पूरे स्फेरिकल शेल को एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड कितना होता है, KQ/R²। इस पूरे को हम एक सिंपल गाउसियन सरफेस बना के आराम से प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इजी प्रूफ है इसका, तुम किसी भी बुक उठा के देख लेना। मैं गाउस लॉ थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, तब तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैं अगर इसको ग्रेविटेशन के साथ रिलेट करूँ, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैट वाला पोर्शन और ये हमारा हो गया ग्रेविटेशन वाला पोर्शन। ग्रेविटेशन में तुम्हें इस फॉर्मूला में कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, K को रिप्लेस कर देना है G के साथ और हमारे Q को रिप्लेस कर देना है M के साथ, हो गया काम। अगर तुम्हें बोले स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड लिखो, अंदर कितना होता है 0, बाहर कितना होता है, मैं क्या लिखूँगा GM/R²। बस इतना लिखना है। सेम चीज़ एप्लीकेबल है तुम्हारा सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए अगर मुझे अंदर फील्ड पूछा तो इसको भी मैं गाउसियन सरफेस बना के आराम से प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। फिर भी तुम्हें याद रखना है, इसको तुम 2 फॉर्म में याद रख सकते हो। अगर तुम्हारा चार्ज डेंसिटी रो दिया रहेगा तो इस फॉर्म में ρ/3ε x वेक्टर, या फिर अगर तुम इसको Q के फॉर्म में याद रखना चाहते हो तुम KQX/R³, ठीक है। और अगर बाहर गया तो मैं फिर से इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूँ और मेरा जो फील्ड आता है वो है KQ/R²। यहाँ पे भी मैं ग्रेविटेशन को ला सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई भी सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा तो वो कितना होता है, KQ नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा GMX/R³, ठीक है। R को तुम स्मॉल ही लिख लो, R³। और अगर मुझसे बाहर पूछा तो GM/R²। इस तरीके से तुम यहाँ पे कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले जो मैंने चीज़ें बताई सारे में तुम अगर K और Q को G और M से रिप्लेस कर दोगे तो वो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी की मदद से तुम ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमने ग्रेविटेशन पढ़ रखा है अच्छे से, तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक में मदद होगी। अगर ग्रेविटेशन अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ लो, ग्रेविटेशन तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। तो चलो अब हम आ जाते हैं गॉस लॉ पे। गॉस लॉ को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा जो है फ्लक्स। तो देखो, अगर मैं तुम्हें फ्लक्स को सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान लो मेरा हाथ एक सरफेस है और मेरे हाथ से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किया तो फ्लक्स कितना हुआ, 4। इतना ही सिंपल है फ्लक्स, ठीक है। मानो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है और यहाँ से क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किया तो जो फ्लक्स हुआ वो कितना हुआ, 4। अब एक चीज़ देखो, फ्लक्स को मैं डिनोट करता हूँ किस चीज़ से, फाई से। फ्लक्स को मैं फाई से डिनोट करता हूँ। अभी जो फ्लक्स है ये फ्लक्स डिपेंड करता है 3 चीज़ पे। पहला चीज़ क्या है, मान कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ा दिया। जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा कि 4 की जगह पे अब लेट्स से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस सरफेस से पास कर रही होंगी, ठीक है। इस सरफेस से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही होंगी तो क्या मेरा फ्लक्स इंक्रीज हुआ, पहले 4 था अभी 8 हुआ, इंक्रीज हुआ। तो फाई प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। दूसरी चीज़, अगर मैं इस सरफेस को इंक्रीज कर दूं, मैं बोल दूं कि इस सरफेस के एरिया को मैंने इंक्रीज कर दिया, मैंने थोड़ा सा और एरिया जोड़ दिया इसकी मदद से, तो क्या अब इस एरिया से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे। अगर जैसे ही उस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरा तो क्या फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो मेरा फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, मान ले मेरा हाथ ऐसा था और 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे गुजर रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपने हाथ को ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अब मेरे हाथ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर ही नहीं रहा, फील्ड लाइन तो ऐसे आ रहा था, इंटरसेक्ट करके क्या गुजरा, नहीं। और इंटरसेक्ट करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरा तो मेरा फ्लक्स कितना हो गया, 0। मतलब एक और चीज़ पे डिपेंड करता है हमारा फ्लक्स। फ्लक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
इतनी सी बात समझ में आती है। मतलब ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है हमारा फ्लक्स, इन्हीं 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा फ्लक्स। और इन 3 चीज़ों को कंबाइन करके फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला आता है वो है phi इक्वल्स टू ई डॉट ए। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या है? हमारा एरिया वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ई ए कॉस थीटा। अगर हम इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, एज सिंपल एज दैट। और इसको हम आराम से इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। अब इस फ्लक्स से रिलेटेड गॉस सर ने जो हमें थ्योरम दिया वो क्या था? उन्होंने बोला कि हमारे पास अगर कोई एक क्लोज सरफेस है और उसमें कोई भी चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा उस सरफेस के थ्रू वो इक्वल्स टू होगा Q इन नॉट के। Q इन क्या है? चार्ज एनक्लोज, मतलब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। इसके बाहर अगर Q7, Q6 कुछ भी अगर हुआ तो उससे इस फ्लक्स को फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लक्स कब चेंज होगा? जब उस सरफेस के अंदर का चार्ज चेंज होगा तब। मतलब अगर मुझे यहाँ पे फ्लक्स लिखना पड़े, मैं क्या लिखूँगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मैंने यहाँ पे Q3 2 बार लिख दिया है, इसको Q4 कर दो, प्लस Q4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मेरा अगर बाहर यहाँ पे और कोई चार्ज Q8 आ गया, Q8 तो पहले से था, कुछ भी बोल दे यार, Q डैश, Q डबल डैश, कुछ भी आ जाए, मेरे फ्लक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही बोला हमारे गॉस साहब ने। इसे हम बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा सॉलिड एंगल का कंसेप्ट तुम्हें चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ चाहिए कि फ्लक्स एंटरिंग जो नेगेटिव होता है और फ्लक्स आउटगोइंग पॉजिटिव होता है। इन दोनों की मदद से हम आराम से इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो करने जाऊँगा तो पूरा सॉलिड एंगल तुम्हें बताना पड़ेगा और बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर। अब इस गॉस लॉ से रिलेटेड बहुत ही तुच्चा सवाल आता है, जैसे एक क्यूब दे देगा, क्यूब के अंदर अगर क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यूब के इस कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, क्यूब के साइड पे क्यू चार्ज है, बोलो 3 दफ़ा कितना कितना फ्लक्स गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा, क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना गया। जब क्यूब के अंदर है तब तो यार क्यूब के अंदर ही टोटल चार्ज क्यू है, तो चार्ज इनक्लोज तो हमारा क्यू हो गया, तो हमारा सिंपली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। जब कॉर्नर पे है तब क्या, केमिस्ट्री में हमने सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है, तो इस चार्ज का कितना पार्ट इस स्क्वायर के अंदर है? 1/8। मतलब इस चार्ज को पूरा एनक्लोज करने के लिए हमें कितने ऐसे क्यूब लगेंगे? 8। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और टोटल तुम्हारे 4 और ऊपर 4, टोटल 8 क्यूब लगेंगे। तो 8 क्यूब अगर लगेगा तो मेरा चार्ज पूरा एनक्लोज हो जाएगा। एनक्लोज होने के बाद हम क्या लिखेंगे? Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। वो कितने क्यूब्स के लिए हुए? 8 क्यूब के लिए। मुझे कितने के लिए चाहिए? 1 क्यूब के लिए, तो मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ। तो इसका मेरा आंसर आ गया 8 Q डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे मुझे एज पे बोला तो इसको ढकने के लिए मुझे कितने क्यूब चाहिए? 4 क्यूब चाहिए, एक सामने, एक इधर और एक इधर, टोटल 4 क्यूब। तो उसके लिए मेरा कितना आ जाएगा? Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और टोटल 4 क्यूब मिला के इतना है, एक के लिए कितना लगेगा? Q डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इतना ही सिंपल है यार, बहुत आसान है यार। ये सब चीज़ें केमिस्ट्री में तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, सॉलिड स्टेट में इन सब क्वेश्चन को तुम आराम से टैकल कर पाओगे।